नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस बजट स्पेशल प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बजट आया, बहुत सारी चीजें आपने देखी, मन भी खुश हुआ कई लोगों का कि देखिए इनकम टैक्स में बहुत भारी छूट मिली और 1 लाख तक जिनकी इनकम है उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये और बात है कि टैक्स फ्री इनकम 12 लाख तक हो गई, लेकिन अगर आपकी इनकम 13 लाख है तो फिर आपकी टैक्स फ्री इनकम सिर्फ 4 लाख है। ये भी एक कैच होता है साहब। और 14 लाख है तो भी 4 लाख है। तो जो ऊपर के स्केल के बंदे हैं, अगर आपकी 1 लाख की इनकम है तब तो ठीक है। और अगर आपकी इनकम 1,10,000 है तो फिर आपके लिए टैक्स फ्री का जो स्लैब है 12 लाख नहीं है, फिर सिर्फ 4 लाख है। अब ये सारा खेल तो चाची 420 ही खेल सकती है और कोई नहीं खेल सकता है। यही हो सकता है और क्या हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको टैक्स तो लेना ही है। लेकिन बहुत कुछ हुआ इस बजट के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बजट बना कैसे है। जहां तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि ये बजट जो है खौफ के साए में बना बजट है। किसका खौफ? एक अमेरिका का खौफ और एक चाइना का खौफ। खौफ इस बात का भी कि देश में मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट नष्ट होने के कगार पर आ गई। एमएसएमई तो खत्म हो चुका था, उसके बारे में अब जितनी मर्जी घोषणाएं करते रहे उससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद ये तिलहन और दलहन के दो प्रोजेक्ट तो कई सालों से फ्लॉप होते आ रहे हैं, उसमें भी कुछ नहीं होता है। अब स्टैंड अप इंडिया, सेटअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये इंडिया वो भी सारे फ्लॉप हो चुके हैं। और तो और जो पीएलआई इंडिया था, सिर्फ एक मोबाइल को असेंबल करने को छोड़ के वो भी फ्लॉप हो चुका है। चाइना सबको गॉबल कर चुका है, कुछ बचा नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना खौफ। हमारी निर्मला चाची ने बड़े जोर शोर से बताया कि इनकम टैक्स में छूट से 1 लाख करोड़ का हम रेवेन्यू लूज करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस में 2,600 करोड़ का सिर्फ। लेकिन जो आपको नजर आ रहा है कि सरकार ने 1 लाख करोड़ आपके ऊपर निछावर कर दिया, लेकिन हमें यह भी तो देख लेना चाहिए था बजट के अंदर कि सरकार ने आपसे ले क्या लिया। एक्चुअली जो ले लिया वो दिखाया नहीं जाता, जो दे दिया वो छुपाया नहीं जाता, वो आपको बताया जाता है। तो हम तो उसकी बात करेंगे ना कि अल्टीमेटली आपसे लिया क्या है, क्योंकि जब लेने की बारी आती तो वो आपसे बताया नहीं जाता है। एक एक करके आते हैं। दरअसल कुल मिला के सरकार, अगर सिर्फ केंद्र सरकार का शेयर हम देखें तो इस साल हमसे टैक्स के रूप में और नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में 4,75,00,000, पौने 5 लाख करोड़ का टैक्स ज्यादा हमसे वसूलने जा रही है। ये निर्मला चाची आपको नहीं बताएंगी। इसमें इनकम टैक्स जो आपका और मेरा है, जो देते हैं करीब करीब 3 करोड़ लोग, सिर्फ टोटल 2.5 से 3 करोड़, उनसे 1,80,00,000, 1,8 लाख करोड़ वसूल लिए जाएंगे। आप कह रहे थे ये तो 1 लाख करोड़ तो हमको माफ कर दिया उन्होंने, उसके बावजूद भी 1,8 लाख करोड़ हमसे वसूल लिए जाएंगे इनकम टैक्स के अंदर। लेकिन कॉर्पोरेट्स के ऊपर फिर भला हो गया, उनसे एक साल में कुल मिला के 1 लाख करोड़ वसूले जाएंगे। जीएसटी का जो है, जो केंद्र का शेयर है, वो 1,15 लाख करोड़, वो किससे वसूला जाएगा? हमसे वसूला जाएगा। एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं, ये मैं जो एक साल में होने जा रहा है। लेकिन जीएसटी कोई अकेली मार लेके तो आता नहीं है। जितना शेयर स्टेट का होता है, चाहे 18% हो या 12% हो या 5% हो या 28 हो, वो आधा स्टेट का होता है और आधा केंद्र का होता है। केंद्र का शेयर तो यहाँ 1,25 लाख करोड़ है, यानी कि 1,15 लाख करोड़ है। हमारी जेब से तो वो 1,15 लाख करोड़ भी तो जाने वाला है, जो आएगा तो इनके पास, लेकिन उसके पास वो सीधा स्टेट्स के पास चला जाएगा। तो जो जेब से निकलने जा रहा है हमारी, वो 1,15 लाख करोड़ नहीं है, वो जीएसटी का इंक्रीज जो है 2.5 लाख करोड़ है टोटल मिला के साल का। तो अगर सिर्फ केंद्र सरकार के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ पौने 5 लाख करोड़ का टैक्स हमारे से वसूला जाएगा, और इसमें 50,000 करोड़ का नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, 9% इस टाइम टोटल है,
तो वो हमसे लिया जा रहा है। तो इनफैक्ट सिर्फ केंद्र का हिस्सा पौने 5 लाख करोड़ और जीएसटी का हिस्सा जो हमसे वसूला जा रहा है और बाकी स्टेट के टैक्सेस तो अलग होते हैं, उसको तो हम कभी काउंट करते नहीं है, लेकिन इसको काउंट करते हैं। हमारी जेब से एक साथ में 6 लाख करोड़ निकल जाएगा। राहत कितने की दी? 1 लाख करोड़ की। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस बजट का है। इतना ज्यादा टैक्स किसी एक साल में भारत की जनता से किसी भी सरकार ने नहीं लिया है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। 75 सालों में इतना सारा टैक्स, पौने 5 लाख करोड़ का टैक्स और 1.25 लाख जीएसटी स्टेट का शेयर मिला हो तो 6 लाख करोड़ एक साल में हमसे कभी नहीं लिया गया था। ये एक रिकॉर्ड बन गया है, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसको बीट करना फिलहाल अगले साल तो पॉसिबल होगा, मोदी जी होंगे, लेकिन इससे पहले सालों तक कभी रहा नहीं है। बजट अमेरिका और चीन के फियर के नीचे, खौफ के नीचे बनाया गया। इकोनॉमिक सर्वे ने पहले कह दिया था कि मैन्युफैक्चरिंग तो बिल्कुल डाउन हो चुका है और हमारी जो होप है ले दे के सिर्फ एग्रीकल्चर और सर्विसेज है। सल इंडिया में लाखों फैक्ट्री जो एमएसएमई थी वो बंद हो चुकी हैं। अब जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो बड़े लोगों के पास जाते हैं। अब उसमें चाहे आपके माइंस के प्रोजेक्ट हो, थर्मल एनर्जी के प्रोजेक्ट हो या फिर क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हो, इसके अलावा पोर्ट एयरपोर्ट्स हो, जस्ट यही आते हुए आपको नजर आएंगे या बड़े बड़े रेलवे स्टेशन जिनका क्या कहते हैं ना कि अब नवीनीकरण हो रहा है, तो वो सब आपको वहां पर बड़े लोगों के पास जाते हुए नजर आएंगे। जैसे कि एल एन टी एक कंपनी है, तो उसके पास 5.5 लाख करोड़ के इस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या बाकी चीजें सड़कें बनानी है, जो भी बनाना है उसका 5.5 लाख करोड़। इतना बड़ा खाता तो किसी भी एक कंपनी के पास नहीं है। लेकिन आम आदमी के पास क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दो क्षेत्र ऐसे बताए गए जिसके ऊपर अब निर्भर किया जाना चाहिए, एग्रीकल्चर और सर्विसेज। लेकिन एग्रीकल्चर जो कि 15% देती है, मैन्युफैक्चरिंग जो कि 15% देती है, सर्विसेज जो कि 70% देती है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एग्रीकल्चर तो ऑलरेडी 50% लोगों को हमें एम्प्लॉयमेंट दे रही है। लोग निकल निकल के शहर में, नौकरी नहीं है तो गांव के अंदर जा रहे हैं। जब वो गांव के अंदर जा रहे हैं तो भाई वही फिर मनरेगा मनरेगा फिर पैसे बढ़ा दिए गए पिछले साल की तरफ, कुछ 86,000 करोड़ तक कर दिया गया है। और सर्विसेज के ऊपर फिर एक बार फिर से बर्डन रखा गया कि तुम और एग्रीकल्चर दोनों भारत के क्या कहते हैं ना कि पहिए लगकर आगे लेके चलो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सरकार ने उसके हाथ पैर फूल चुके हैं और वो शायद ये कहने की कोशिश करेंगे हमारे बस की कुछ नहीं भैया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग शेयर, ये खौफ है, इस खौफ में ये हुआ है सारा का सारा, जो अभी करीब करीब 33 और 35% के बीच में दुनिया का, वो 45% हो जाएगा 2030 में। ये यूनिडो की रिपोर्ट है, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। अब 45% का शेयर, यानी कि आधा शेयर पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग का एक कंट्री में हो जाए, तो इसका सीधा मतलब होता है कि जिसको चाइनीज डिफ्लेशन के नाम से जाना जा रहा है, और इसका मतलब है कि दूसरे देशों में फैक्ट्रियों का बंद हो जाना। अगर हर चीज चाइना से सप्लाई होगी तो हमारा तो सारा सारा बंटाधार हो गया। इस बात का, इस खौफ का असर हमारे बजट पर देखा जा सकता है। और ये तीसरा एक खौफ और खौफ था कि अगर मिडिल क्लास भी हमसे छूट कर चला गया तो जो टैक्स आ रहा है वो भी नहीं आएगा हमारे पास। तो मिडिल क्लास को जो थोड़ी सी छूट दी गई है, बार बार बात किया गया मिडिल क्लास मिडिल क्लास मिडिल क्लास, और प्रेसिडेंट के भाषण में भी था, वो इसी कारण से था कि कैसे भी करके इस मैन्युफैक्चरिंग को बचाया जाए, कुछ किया जाए, फैक्ट्रियां कुछ आए, कुछ एंटरप्रेन्योर आए, लेकिन कोई आता हुआ नजर आता नहीं है। अब आधी फैक्ट्रियां हमारी ऑलरेडी चाइना के इन्फ्लुएंस से बंद हो चुकी हैं, आधी और बंद हो जाएंगी। अमेरिका का प्रेशर इतना ज्यादा है कि पूरी दुनिया जो है इस समय अनप्रेडिक्टेबल दौर से गुजर रही है। इन हालातों में आप देखोगे कि हम करेंगे क्या? हमारी तो फैक्ट्रियां बंद होने पे आ गई हैं सारी की सारी, और अगर फैक्ट्री नहीं है तो जॉब्स नहीं है। ले दे के आपके सामने जो जॉब नजर आते हैं वो गिग वर्कर्स के नजर आते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा। गिग वर्कर्स कौन है? वही अमेज़न के, फ्लिपकार्ट के, ज़ोमैटो, स्विगी के जो पैकेट्स हैं, खाने के पैकेट्स हैं, बाकी सामान है जो आपके घरों में पहुंचाते हैं। इनको 8-10 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है। सरकार समझ चुकी है कि भाई इनसे तो कुछ होने वाला है नहीं। जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, उसके बारे में भी कहा जाए कि ये भी हमारे जॉब्स लेकर चला जाएगा, तो हमें अपने आप को दोबारा से ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत होगी कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीजें कहां से निकल कर आ रही हैं? इकोनॉमिक सर्वे ने सारे फियर बता दिए थे। अमेरिका का फियर, यानी कि वी कैनॉट एस्केप द ग्लोबल रिस्क फैक्टर्स, ये पहला उसका वर्ड था।
जिसमें एक 45% का ये चाइना का दिखाया गया है, ये बात सही थी। अमेरिका का था, मिडल ईस्ट था, यूक्रेन था, ताइवान था और इसके अलावा डब्ल्यूटीओ से उभरने वाले सारे के सारे जो चीज़ें थी, वो भी निकल के आ रही थी। उसके बाद इंडिया की आधी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और चाइना चूंकि 45% पे पहुंच जाएगा, तो बाकी बची हुई फैक्ट्रियां वो भी बंद हो जाएंगी और एआई हमारे बाकी जॉब लेकर चला जाएगा। तो हमारे पास बचता क्या है अल्टीमेटली? इसलिए आपके सामने वो क्रिटिकल एलिमेंट्स के मिशन आ रहे हैं, एआई मिशन आ रहे हैं, ये सब कुछ आ रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि इंडिया को अल्टीमेटली डूबने से कैसे बचाया जाए। बाकी इनकम टैक्स स्लैब ये आपने देख ही लिए, फिर भी मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे डाल दिए हैं कि 4 लाख से 8 लाख, 5%, 8 से 12, 10%, 12 से 16, 15%, 16 से 20, 20%, 20 से 24, 25% और 24 लाख से अबव 30%, ये आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। वही मेरा सवाल है यहाँ पर कि अगर खौफ के साए के अंदर ये सारा का सारा बजट बना है, तो भाई अल्टीमेटली होगा क्या? अब एक बहुत बड़ा खतरा जो दिखाया जा रहा था, वो था चाइना से इस समय। और हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर को बहुत ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत थी, बहुत ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत थी। मैं थोड़ा सा निराश हूं, थोड़ा नहीं, मैं बहुत ज्यादा निराश हूं। हमारा जो डिफेंस का कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट था पिछले साल का, वो 1,72,000 करोड़ का था और हमें ये उम्मीद थी कि हमें 114 से लेके 126 तक नए फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, जिनकी कीमत कम से कम नहीं तो 1.5, 2, ढाई, 3 लाख करोड़ तक की हो सकती है। हमें कुछ नए नेवल सबमरीन्स चाहिए, हमें बाकी हथियार चाहिए, हमें हेलीकॉप्टर भी चाहिए, हमें आर्म फोर्सेस के लिए दूसरे वेयर्स भी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स जिनसे मैंने बात की थी, अपने प्रोग्राम से भी बात की थी, अभी जो एक्सपेंडिचर करना चाहिए था कुल मिला के, जो 1.8% का जीडीपी का जो एक्सपेंडिचर था, अभी भी 1.9 का एक्सपेंडिचर है। हमें उम्मीद थी कि इस बार बढ़कर 2.5, 2.6 होगा, ताकि आर्मी को उठाया जा सके। लेकिन आर्मी का इस बार और भट्टा बैठ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो इंक्रीज मिलना चाहिए था 1,72,000 के ऊपर, जो इंक्रीज मिला कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, अगर आप देखेंगे 8,000 करोड़ का जो इंक्रीज है, वो 4% के आसपास का इंक्रीज है। अब 4% के इंक्रीज से तो आप 6% का जो इन्फ्लेशन है वो भी कवर नहीं कर सकते हो। तो यहां से मेरी चिंताएं उभरती हुई लगती हैं। दूसरी एक चिंता मेरी उभरती हुई निकल के आ रही है, वो जो बोरोइंग हमने की है। हमने बताया था कि हमारा इस साल जो चल रहा है 4.8% का फिस्कल डेफिसिट है, जो गिर के 4.4% हो गया, हमने सफलता पा ली है। लेकिन जब मैंने ये देखा कि भाई आपकी बोरोइंग कितनी है रियल टर्म्स में, पता लग रहा है 4.8% के फिजिकल डेफिसिट पे बोरोइंग्स जो थी, वो 15,70,000 करोड़ थी और 4.4 के ऊपर ही 15,70,000 करोड़ है। तो आपने बोरोइंग तो सेम की, लेकिन परसेंटेज पॉइंट में उसको डाउन कर दिया, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो अपना बजट 5 लाख करोड़ बढ़ा के, तो नेचुरली उसका परसेंटेज डाउन हो जाएगा। लेकिन अमाउंट तो सेम है। अमाउंट सेम होने से हमारा जो कर्जा है वो तो 200 लाख करोड़ क्रॉस कर गया ना अल्टीमेटली। वो दिक्कत की बात है। और जो रीपेमेंट है वो पहली बार हमारी 13.25 लाख करोड़ पे आ गई। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट हम 37 पैसे और 40 पैसे के बीच में हम रीपेमेंट कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा जो रेवेन्यू की जो ग्रोथ है इंडिया में, जो 10.5% है, लेकिन उसके मुकाबले जो हमारे रीपेमेंट की ग्रोथ है वो 12.5% हो गई है। जब भी आपकी रीपेमेंट यानी कि ब्याज की जो देनदारी है, वो आपकी इनकम की जो ग्रोथ है उससे ज्यादा हो जाए, तो समझो खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। तो इसलिए मैंने कहा इस बजट को दूसरे रूप में देखा जाए। खौफ के साए में बना बजट है। मिडिल क्लास को जो आपको एक झुंझुना मिला है 1 लाख करोड़ देके, लेकिन उसको देके 6 लाख करोड़ आपने वापस भी तो ले लिया। इतना पैसा तो कभी भी जनता की जेब से नहीं निकाला गया था। यानी कि यहाँ तो कपड़े लत्ते तो उतार लिए ना अल्टीमेटली। और बाकी आप छोटी छोटी आइटम्स देखते जाएंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं, वहां पे कोई इंक्रीज नहीं है। जो डिफेंस को इंक्रीज नहीं दे सकता, जो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में होता है, बाकी तो पेंशन और तनख्वाहें हैं या रख रखाव है, उसको तो उससे तो कोई फायदा ही नहीं है। जो मेजर एक्सपेंडिचर होता है कि आपने आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को रिनोवेट करना है, उसके अंदर नए एयरक्राफ्ट लाने हैं। जैसे पाकिस्तान भी F-35, J-35 लाइक लेके आया, स्टेल्थ लेके आया। हम कुछ भी नहीं ले रहे, हम सिर्फ अनाउंस करते रहते हैं। अनाउंस करते हैं कि हम ड्रोन लेंगे अपना अमेरिका से, लेकिन 2028 में आएंगे। हम ये लेंगे, ये 2030 में आएंगे। हमने घोषणा कर दी हम 6 सबमरीन जर्मनी से लेंगे, लेकिन वो 2035 के बाद सप्लाई शुरू होगी, उसकी 10 साल के बाद।
पैसे तो आज देने नहीं, उसके पैसे 10 साल बाद देने हैं उसके तो फिर। ये सारी दिक्कत आ रही है, तो हर चीज़ को इवेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है। इन एक्चुअलिटी धरातल पे वो है नहीं। सरकार को हर महीने 20,000 करोड़ का एक्स्ट्रा जीएसटी चाहिए, जो उसने दिया है इसके अंदर। जो 2.5 लाख करोड़ का इंक्रीज़ दिखा रहे हैं, स्टेट शेयर मिला के 2.5 लाख करोड़ मिला बता रहे हैं, वो उसको चाहिए। लेकिन 20,000 करोड़ का इंक्रीज़ 1,80,000 करोड़ के ऊपर हर महीने कहाँ से आएगा? इसलिए 35% के स्लैब की बात हो रही है कि भई आपका खून कैसे चूसा जाए। क्योंकि इनकम टैक्स में खून चूस लिया, कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर जो लेना था ठीक हो गया, एक्साइज़ और कस्टम में जो खून चूसना था वो भी चूस लिया पेट्रोल, डीज़ल के मुकाबले। अब यहाँ पर जीएसटी में खून चूसना बाकी है। वो छोड़ने वाले तो नहीं है ना। तो ये खौफ के साए में बजट बना है और आपके सामने जैसे वो कई बार होता है ना, पुराने ज़माने की फ़िल्में आती थी। एक इंसान चलता जा रहा है अच्छा खासा है, सामने देखा अरे! 10 का नोट पड़ा है। उस टाइम में 10 का नोट बहुत बड़ी चीज़ होती थी। इधर देखता है, उधर देखता है, फिर 10 का नोट उठा लेता है। पता लग रहा है जब तक 10 का नोट उठाता है, पीछे से बटुआ साफ हो जाता है। निर्मला चाची ने यही किया है। यानी कि आगे 10 का नोट टपका दिया और पीछे से आपका बटुआ सरका लिया और आपको 1 लाख करोड़ देके 6 लाख करोड़ आपकी जेब से निकाल लिए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? पिक्चर क्लियर हो गई कि इतना पैसा 1 साल में भारत की जनता ने कभी भी नहीं दिया था टैक्स के रूप में 1 साल में जितना अब दिया है। अब इसे आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन हमारी हालत तो इससे और ज़्यादा टाइट होगी, कोई बेहतर होने वाली नहीं है। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत।